दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। अभी पिछले दिनों जयप्रकाश एक हिसार के अंदर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे। बात चल पड़ी उनके साथ में अचानक कि कांग्रेस के अंदर जो फूट है ये खत्म होती क्यों नहीं। जो एंकर महोदय थे वो कह रहे थे जयप्रकाश जी से कि किसी दिन इकट्ठा बिठा लीजिए तमाम सभी नेताओं को, कांग्रेस वालों को, ताकि ये आपस की फूट खत्म हो जाए उनकी। और ये कहा कि सबको खाना खिला दीजिए एक साथ बिठा करके। अब जयप्रकाश जी मस्त मौला आदमी है, कह दिया हंसते हुए कि भैया सभी खाना ही खाते हैं, जहर तो खाते नहीं। ये बात तो ठीक है, जयप्रकाश जी जहर तो नहीं खाते। आपके सभी तमाम नेता, और चाहे कांग्रेस के हो या कहीं के भी हों, व्यक्ति मनुष्य तो खाना ही खाता है, खाने की चीज ही खाता है, जहर तो खाने की चीज कोई है भी नहीं। लेकिन आपके जो नेता हैं जो जहर बुझे बयान देते हैं ये जरूर परेशानी का कारण बन जाते हैं। जब जहर बुझे बयान दिए जाते हैं ऐसा लगता है कि जहर में डुबो कर तीर चलाए जा रहे हो, जो इस प्रकार से बेंधते हैं कि आदमी को अगला पिछला सब याद आ जाता है। अब बात बड़ी ये आती है कि कांग्रेस का संगठन बना नहीं आज तक। 9 साल बीत चुके हैं, चुनावी साल एक बार फिर प्रवेश कर चुका है पूरा हरियाणा। मान लीजिए कि हरियाणा के तमाम सियासी नेता इस समय, चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, लोकदल के हैं, जेजेपी के हैं, किसी पार्टी के हैं, सब चुनाव के रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में जब संगठन तक नहीं बना तो फिर बहुत बड़ी बात होती है कि आखिर चुनावी मैदान में जाएंगे कैसे। हालांकि इसका जवाब बाखूबी जयप्रकाश जी ने भी दिया। कहा कि आप कह रहे हो संगठन नहीं बना, तो बिना संगठन के हमारी रैलियों में क्या लाखों लोग ऐसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। इस बात का जवाब जयप्रकाश की जगह एक बार दीपेंद्र हुड्डा भी दे चुके हैं। मैंने आपको कल एक वीडियो में दिखाया भी था कि दीपेंद्र हुड्डा को जब ये कहा गया कि कांग्रेस में फूट है तो उन्होंने कह दिया कांग्रेस में फूट नहीं है भैया, बीजेपी में फूट है। कांग्रेस में फूट नहीं है, जेजेपी में फूट है। जब उनसे यह पूछा कि आपका संगठन नहीं बन रहा तो कह दिया कि बड़े नेता विचार कर रहे हैं, जब लगेगा कि अब संगठन की जरूरत है तो संगठन बना देंगे। क्या अजीब इत्तेफाक है, अभी तक लगा ही नहीं कि संगठन की जरूरत है। आपकी पार्टी के यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहीं लगता ही नहीं कि संगठन की जरूरत है। जहां मुकाबला एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से है जो ये दम ठोकती है कि उसके पन्ना प्रमुख तक काम कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि संगठन की इसका मतलब जरूरत नहीं है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी का माशाअल्लाह क्या औकात कह सकते हैं कि जिस पार्टी को संगठन की भी जरूरत नहीं है और वो बिना संगठन के चुनावी वैतरणी पार कर लेगी, ये दावा करते हैं कांग्रेस के युवराज दीपेंद्र हुड्डा। खैर ये बात तो हुई दीपेंद्र हुड्डा की और जयप्रकाश जी की। मैं आपसे एक और बात को लेकर हूं। बात यह है कि 2024 का जो रण है, जिसके लिए बहुत बड़ा मुकाबला होना है, उसकी तैयारियां बहुत जोरों पर है। अब 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, तो मान लीजिए उसके बाद फिर चुनावी संग्राम के लिए तैयार हो जाएंगे हरियाणा के तमाम महारथी, और कांग्रेस के महारथी भी तैयार हो जाएंगे। आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि एक चुनाव था 1989 में, और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गजों को लोकसभा चुनाव मैदान में उतार दिया था। चाहे वो चौधरी भजन लाल थे, चाहे चौधरी बंसी लाल थे, तमाम बड़े बड़े नेता उस समय लोकसभा चुनाव के मैदान में थे, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। और उसके बाद में जब पिछला चुनाव गया तो आप इसे एक मान लीजिए कि एक पैमाना ही था, एक तरीका ही था कि अपने नेताओं को साधने का और जनता को संदेश देने का कि कांग्रेस के नेता किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटते, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। और अब जब 2024 की तैयारी है तो सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस का आला कमान विधानसभा की कमान किसको देनी है, यह फैसला करेगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम होगा वो कैसा होगा। और इसके लिए जो कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आला कमान कुछ ऐसा मन बना रहा है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया जाए। अब आप कहेंगे तो पिछली बार भी थे, बिल्कुल ठीक बात है, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, कुमारी सैलजा भी थी, किरण चौधरी की बेटी थी, एक रणदीप सुरजेवाला नहीं थे। और अगर अब बात चले कि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं उन दिग्गजों को उतार दिया जाए पहले लोकसभा के चुनाव के लिए, तो अगर ऐसा होता है तो फिर हालात क्या होंगे। सबसे पहले तो बात आएगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। पिछला चुनाव लड़े थे लोकसभा का वो सोनीपत से, और उन्होंने बुरी तरह से चुनावी शिकस्त खाई थी रमेश कौशिक से, बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर चुनाव लड़े थे दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लड़े थे, और दीपेंद्र हुड्डा को मान लीजिए कि लगभग 7,000 वोटों के अंतर से सबसे कम की हार थी पूरे हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की।
तीसरे नंबर पर जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, किरण चौधरी हैं। किरण चौधरी खुद तो नहीं लड़ी थी, उनकी बेटी लड़ी थी श्रुति चौधरी, लगभग 4.5 लाख 4.5 लाख वोट से चुनाव हारी थी भिवानी लोकसभा से, भिवानी महेंद्रगढ़ से। और उसके बाद अगर बात करें तो कुमारी सैलजा लड़ी थी अंबाला से, रतन लाल कटारिया जी के सामने, चुनाव हार गई थी, वो भी उनको भी करारी शिकस्त मिली थी। कभी सिरसा में चुनाव लड़ा करती थी, सिरसा से आ गई थी अंबाला में और अंबाला में चुनाव हार गई। कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़े थे गुरुग्राम से, वो भी हार गए थे लगभग 4.25 लाख वोट के अंतर से। तो मान लीजिए ये तमाम दिग्गज थे। अब अगर बात ये कर लें कि 2024 के रण के अंदर क्या हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का आला कमान कुछ ऐसा सोच रहा है कि विधानसभा चुनाव की कमान उस नेता को दी जाए जो लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन करे। और लोकसभा चुनाव के अंदर यानी कि जो केंद्र का चुनाव होगा उसके अंदर मोदी की सत्ता को चुनौती देना राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, प्रियंका वाड्रा का, इन सबका, यानी कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, कांग्रेस का आला कमान है, उसकी बहुत बड़ी सोच है और उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मोदी की सत्ता को एक बार किसी भी तरह से नेस्तानबूद कर दिया जाए, यानी कि मोदी की सत्ता को हटा करके और कांग्रेस की सत्ता आ जाए। और इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के अंदर जो सांसद बने वो कांग्रेस के ज्यादा बनेंगे तो ऐसा होगा। और पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में तो हरियाणा में कांग्रेस का जीरो पर आउट हो गए थे सभी, यानी कि जो 10 की 10 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी। और अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से नेता कांग्रेस के अंदर हैं कि जो बड़े नेता हैं जिनको माना जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं या जो अपने आप में खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझते हैं, तो वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिन पर लड़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि क्या वापस एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत लोकसभा सीट पे कैंडिडेट हो सकते हैं। जो सोनीपत लोकसभा सीट है, सोनीपत हालांकि भले ही लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन विधानसभा के अंदर जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो सोनीपत और रोहतक दोनों लोकसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। मैं पहले बात कर लूं आपसे सोनीपत लोकसभा की, तो क्या एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सोनीपत से कैंडिडेट हो सकते हैं? क्या कांग्रेस आला कमान एक बार फिर से यानी कि 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकता है, ताकि अगर बड़े नेता चुनाव मैदान में होंगे तो उसके बाद में कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहेगा, और अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा तो फिर सत्ता की राह आसान हो जाती है। इसलिए क्या एक बार पुनः सोनीपत सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कैंडिडेट हो सकते हैं, और या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी और को उतारेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि कुछ ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस आला कमान एक बार फिर से जब 2024 का चुनाव आएगा तो पहले अपने तमाम जो दिग्गज नेता हैं, तमाम जिनको घुड़सवार कहते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारेगा लोकसभा के लिए। और ये खाली कांग्रेस की बात नहीं है, सभी पार्टियां किया करती हैं। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 बड़े नेताओं को, जो लोकसभा मेंबर थे, केंद्र के मंत्री थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया। राजस्थान के अंदर भी 6 सांसदों को भेज दिया। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि वहां क्योंकि विधानसभा का चुनाव पहले था, लोकसभा का बाद में होना है, तो हरियाणा के अंदर पहले लोकसभा का चुनाव होना है, और लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन हो, इसके लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है कि एक बार दोबारा से, अब की बार अपने तमाम दिग्गजों को उतार दे। और अगर ऐसा होगा तो क्या, मैंने आपको पहले पूछ लिया कि सोनीपत से उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक से फिर दीपेंद्र हुड्डा को उतारा जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी ही मान लीजिए कि एक संदेश अग्रेषित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस मींस हुड्डा परिवार। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मतलब हुड्डा परिवार है, ऐसा संदेश दे रहे हैं। और हुड्डा गुट के जो तमाम नेता हैं वो भी इसी संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा अपने पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र के कोट गांव में थे। कांग्रेस के जो नेता हैं वहां से टिकट के दावेदार हैं विधानसभा के इजराइल चौधरी, उनका पैतृक गांव है कोट, और कोट के अंदर गए हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो मैंने आपको बताया कि पिता पुत्र को क्या वापस एक बार फिर से सोनीपत और रोहतक लोकसभा से उतारा जा सकता है। उस स्थिति में क्योंकि कुमारी सैलजा वैसे तो कह चुकी है कि उनका मन लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है, विधानसभा का ज्यादा है, लेकिन अब क्योंकि मूड भाप रही है कि पार्टी का जो मूड है वो ऐसा है कि पहले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो, तो यात्राएं निकालने की बात कर रही हैं। तो उस स्थिति में क्या कुमारी सैलजा एक बार फिर से अंबाला से कैंडिडेट हो सकती हैं लोकसभा की? रिजर्व सीट है हरियाणा की अंबाला और सिरसा।
तो क्या अंबाला से लड़वाया जा सकता है चुनाव फिर से कुमारी शैलजा को? हो सकता है अंबाला या सिरसा कहीं पर भी भेज दिया जाए, क्योंकि लेकिन अंबाला ज़्यादा मुफीद उनको साबित हो रहा है कई दिन से। तो वापसी एक बार लगता है कि शायद अंबाला लोकसभा के लिए कुमारी शैलजा को उतार दिया जाए। और अगर अगली बात करें, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वैसे भी दिग्गज दलित नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं। अगर हरियाणा की रिजर्व सीटों की बात करें तो सिरसा और अंबाला ये 2 रिजर्व सीटें हैं, और रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो तो उस स्थिति में क्या उदय भान जी को भी किसी सीट पर उतारा जा सकता है? और क्या यह भी हो सकता है कि उदय भान को बजाय रिजर्व सीट से उतारने के, क्योंकि उदय भान का जो पैतृक विधानसभा क्षेत्र है होडल, वो पलवल फरीदाबाद यानी कि जो लोकसभा सीट है फरीदाबाद, उसमें आता है। तो क्या कहीं उदय भान को कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि फरीदाबाद लोकसभा से उतार दें और या फिर उनको किसी रिजर्व सीट से उतारा जाए? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस के लिए सबसे पहला काम है कि अपनी जो अग्नि परीक्षा हो उसके अंदर सफल अगर हो जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का ठीक ठाक प्रदर्शन रह जाए तो फिर विधानसभा आसान हो जाए। और अगर अगले नेताओं की बात करें तो किरण चौधरी का नाम आता है। 2 बार श्रुति चौधरी चुनाव हार चुकी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, हालांकि किरण जी की बेटी हैं। उस स्थिति में क्योंकि कांग्रेस का एक चल भी रहा है कि जो 2 बार चुनाव हार गया हो उसको टिकट ना दिया जाए, उस स्थिति में क्या भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी भी कैंडिडेट हो सकती हैं? क्योंकि मैंने कहा कि दिग्गजों को उतारना है तो दिग्गज नेत्री तो है ही हैं। कुमारी श्रुति की माता जी भी हैं, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, सुरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी हैं और लगातार 4 बार से विधायक हैं। तो क्या किरण चौधरी हो सकती हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी? और अगर आगे की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला के लिए फिर क्या हिसार सीट होगी? हिसार लोकसभा के लिए क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रत्याशी हो सकते हैं, और या फिर हिसार ना उतार करके उनको किसी और सीट पर देखा जा सकता है? मैंने आपसे पहले कहा कि दिग्गजों को अगर उतारा जाएगा तो दिग्गज नेता तो रणदीप सुरजेवाला भी हैं, और रणदीप सुरजेवाला की हिसार के अंदर आप मान लीजिए कि जो उनके पुराने कुछ इलाके थे वो हिसार के आसपास लगते भी हैं। और अगर आगे बात करें तो फिर क्या गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए कैप्टन अजय यादव फिर से कैंडिडेट हो सकते हैं? वो भी दिग्गज नेता हैं। हालांकि कैप्टन अजय यादव तो अपना दम ठोक चुके हैं, दावेदारी कर भी चुके हैं कि मैं प्रत्याशी हो सकता हूं गुरुग्राम लोकसभा से और मुझे ही पार्टी को लड़ाना चाहिए। हालांकि लगभग 4.25 लाख वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा वोट उन्होंने ही लिए थे। तो ये उन सीटों की बात हो गई। उसके बाद जो बाकी सीटें बचती हैं, करनाल की लोकसभा सीट है, करनाल से कांग्रेस किस पर दाव खेल सकती है? इसके बाद में अगर अगली बात करें तो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट है। कुरुक्षेत्र से क्या अशोक अरोड़ा हो सकते हैं प्रत्याशी अगर नवीन जिंदल नहीं आते तो? अशोक अरोड़ा एक बार चुनाव लड़े भी हैं इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर, लेकिन अब क्योंकि कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किसको उतारे? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नजदीक तो हैं अशोक अरोड़ा, अभी जो प्रचार समिति बनी है उसके भी मुखिया वही हैं। तो क्या उस सीट पर यानी कि कुरुक्षेत्र सीट पर अशोक अरोड़ा हो सकते हैं? और अगर अगली बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा के बाद आए तो फिर करनाल लोकसभा पे कौन हो सकता है? मैंने आपको पहले ही कहा। और अगर करनाल के लिए अब सोचें कि क्या कोई नेता बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें चली भी थी बीच में एक बार, और अगर वो नहीं होता तो फिर क्या बुल्ले शाह हो सकते हैं जो पानीपत से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब इसके बाद अगर चलते हैं तो फिर हिसार के लिए हमने आपको रणदीप सुरजेवाला का नाम दिया, भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए हमने आपको किरण चौधरी का नाम दिया, रोहतक और सोनीपत के लिए पिता पुत्र का नाम दिया, सिरसा के लिए हमने सोचा कि क्या उदय भान हो सकते हैं या उदय भान फरीदाबाद से हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी जो परेशानी का कारण बनने वाला है कांग्रेस के नेताओं के लिए, वो उनको साबित करना होगा अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर अपने आप को उतार करके ये दिखाना चाहेंगे कि उनका प्रदर्शन वो करने के लिए अगला तैयार है। और समझा जाता है कि कांग्रेस का आला नेतृत्व भी जरूर सोचेगा कि पहले लोकसभा चुनाव के अंदर अगर ठीक ठाक प्रदर्शन हो जाए तो फिर विधानसभा में ठीक बात बन जाए। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इसी प्रदर्शन को कर सकती है? अपने दिग्गज नेताओं को क्या लोकसभा चुनाव में झोंक सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।